हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने थंबनेल पर पढ़ा, क्या आरआरबी का एग्जाम, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई करने के लिए हमें 16 आवर्स अ डे, 16 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करनी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आने वाले टाइम में आरआरबी पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ या क्लर्क का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से हमें डेली पढ़ाई करनी होगी, क्लासेस लेनी होंगी, कितने मॉक टेस्ट हमको वीकली देने होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस आने वाले सेशन में बात करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने कल का वीडियो नहीं देखा था, उन सभी लोगों को बता दूं कि कल का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसमें कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी का एग्जाम कब होने वाला, ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अगर फिर भी मिस हो गया था तो पहले हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी के एग्जाम्स है कब कब। तो देख सकते हैं जैसा कि आप सारे लोग आपके सामने हैं कि ऑनलाइन प्री एग्जाम जो होने वाला है हमारा ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वो अगस्त में होने वाला है। तो जो अब टाइम रहने वाला है, जो अब स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे वो 7 मंथ्स के लिए बनाएंगे कि आने वाले 7 मंथ किस तरीके से हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो, सो दैट हम इस साल 2024 में अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। क्योंकि हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि इस साल हमें एट एनी कॉस्ट एग्जाम क्लियर करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है ना। तो पूरी जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। मेरा नाम है प्राकुल और अगर आप हमारे चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पर नए हैं तो अगेन उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको डेट्स के बारे में बताया, प्री एग्जाम जो हमारा होने वाला है पीओ और क्लर्क के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑफिसर स्केल 1 पीओ और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क कहलाता है। प्री कब होने वाला है? अगस्त में होने वाला है। और मेंस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट सितंबर और अक्टूबर में इसके मेंस होने वाले हैं। तो टारगेट तो हमारा अगस्त ही रहेगा, हम अक्टूबर नहीं देख सकते। हमने अगस्त को देखकर ही पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तैयारी करनी है और अगस्त के अकॉर्डिंग ही बाकी सारी प्रिपरेशन भी करनी है। आरआरबी पीओ के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, क्योंकि सबसे पहला जो एग्जाम आईबीपीएस का होने वाला है वो आरआरबी पीओ और क्लर्क ही है। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ होगा और एसबीआई की अभी तक कोई भी डिटेल नहीं आई है, तो उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करना। तो चलिए बात करते हैं डेट्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, 2 तरीके के हमारे स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन से 2 तरीके के स्टूडेंट है? एक तो है बिगनर्स। बिगनर्स वो हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या तैयारी करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है। और दूसरे हैं ओल्ड स्टूडेंट्स। ओल्ड स्टूडेंट से मेरा मतलब वो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट से मेरा मतलब वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, लास्ट ईयर किसी वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो भी हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, वो बात करेंगे बिगनर्स के बारे में कि अगर आपने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली होनी चाहिए। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ओल्ड स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए भी फ्रूटफुल जरूर साबित होगी। तो बिगिनर हैं अगर आप और अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, नए नए आए हुए क्षेत्र में तैयारी करने के, तो आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस वैसे मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, आज फिर से मैं थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूं उन सभी हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता कि अपकमिंग एग्जाम आरआरबी हो या आईबीपीएस क्लर्क, उसमें सिलेबस क्या आता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, जैसे हम क्वांट्स यानी मैथ्स भी कहते हैं, ये पूरा सिलेबस उसका है। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैंने डीआई को रेड किया हुआ है मार्क। उसके पीछे रीजन ये है कि डीआई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में, तो डीआई पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। बाकी सारे ये चैप्टर्स आपके आने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आप देखो, अगेन यहां पर भी मैंने दो चैप्टर टॉपिक
रेड किए हुए मार्क। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल प्री में भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं और मेंस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मोर देन 60% प्री और मेंस में वेटेज रहती है सिर्फ इन दो टॉपिक की। दैट्स वाई मैंने इन दोनों को रेड मार्क किया हुआ है। और अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो सब कुछ ही रेड है सर, रेड फ्लैग है ये तो पूरा अपने आप में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर इंग्लिश में बहुत घबराहट होती है कि सर स्कोर नहीं कर पाते। तो इंग्लिश के टॉपिक देख लेते हैं। स्कोर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग वीडियोस में, कि हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश। मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 40 में से 35 प्लस, मोर देन 35 स्कोर कैसे कर सकते हैं। टॉपिक की अगर बात करें तो आरसी, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर वगैरह वगैरह चैप्टर है। आरआरबी में एक स्पेशल सब्जेक्ट भी है, दैट इज हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज उन लोगों के लिए जिनका हिंदी मीडियम है, मैंने कल भी बताया था। तो हिंदी का जो सिलेबस रहता है वो ये सारा सिलेबस हिंदी का है, आप देख सकते हैं। अपठित गद्यांश मतलब वही आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, विलोम शब्द, समानार्थी, एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा। क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है। हिंदी की स्पेशल तैयारी करेंगे। पूरे यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता हिंदी लाइव पढ़ाई जाती है। हम अपने यहाँ लेकर आएंगे हिंदी। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आप लोगों से बस एक ही फेवर चाहिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हमारा बैच जल्दी से स्टार्ट हो पाए। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में कि स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अपनी है। एज अ बिगिनर मैं सिर्फ आपको एक गाइड करने की कोशिश करूंगा कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको पसंद आए या ना आए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि यही एक स्ट्रेटेजी है दुनिया में, आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी अच्छी बना सकते हैं। मैं जितना जानता हूं, जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, उसके कंक्लूजन के बेसिस पर मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए? सबसे पहले फोकस ऑन प्री एग्जाम। कि देखो भाई, बैंक का एग्जाम है, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। अब आप डायरेक्ट ही मेंस पे तैयारी करने लगे, आपने जीए पढ़ना शुरू कर दिया, आपने स्टैटिक जीके पढ़ना शुरू कर दिया और आपने बैंकिंग पढ़ना शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, बुराई कोई भी नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि आपका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये सब चला गया। तो मेरे ख्याल से आपको पहले फोकस करना चाहिए प्री एग्जाम। जब लगे कि प्री पर अच्छी ग्रिप आ गई है, अच्छा स्कोर करने लगे हैं, तब हमको मेंस की तरफ मूव होना है। पहले प्री को पकड़ना है। अब प्री को पकड़ने के भी कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। अब प्री एग्जाम को कवर करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो सर सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मैंने आपको अभी अभी बताया, सिलेबस क्या है। उम्मीद करता हूं मैं सिलेबस वाली बात तो क्लियर हो गई। तो सिलेबस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम सिलेबस पता कर लिया कि क्या क्या चीजें आती हैं, ये तो पता चल गया। अब प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर पता चल गया ना, सिलेबस से चैप्टर पता चल गया। प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर क्या वेटेज रखता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा सा अगर स्टडी कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आता है इस सिलेबस में से। देखो सिलेबस में बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। ये दो चीजें हमको सीखनी है। जब हम ये दो चीजें सीख जाएंगे तो हमारी 70% मेहनत सफल हो गई। जिस दिन आप ये सीख गए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आप 70% अपने एग्जाम को क्लियर कर लिए, बस अब 30% बचा है। तो सिलेबस बहुत कुछ है, सारी चीजें पढ़नी नहीं है, कुछ चीजें छोड़नी भी हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से हमको वो आइडिया मिलेगा कि सर क्या क्या चीजें आती हैं, कितने कितने नंबर्स की आती हैं, किसकी ज्यादा वेटेज है, किसकी कम वेटेज है, वो हमें कहां से पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में हमने देख लिया कि ये सारी चीजें हैं सर, तो हमने देख लिया कि एक लिस्ट बना लेते हैं। किसकी लिस्ट बना लेते हैं? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये लिस्ट हमें ये बताएगी कौन कौन से टॉपिक, जैसे अभी मैंने कहा पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांट्स में मैंने कहा डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, इससे हमें पता चल गया कि सर ये कितने नंबर का आ रहा है, ये कितने नंबर का आ रहा है, प्री में कितने नंबर का आ रहा है, मेंस में कितने नंबर का आ रहा है। तो हमने एक लिस्ट बना ली उसके अकॉर्डिंग कि हाँ ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें प्रायोरिटी देनी है, और ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको कम प्रायोरिटी देंगे, कम फोकस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। एग्जाम ये 10th क्लास या 12th क्लास का नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए, शर्त बस इतनी सी है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या करना है हमको एग्जाम पर फोकस करने के लिए, सर एग्जाम पर फोकस करने के लिए थर्ड पॉइंट है हमारा कि भैया लिस्ट बना लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ये काफी अच्छा है कि आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी वीकनेसेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है मतलब मेरा कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। वीकनेसेस में दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकते हैं आपके टॉपिक और दूसरा हो सकता है आपका सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि सर हम क्वांट्स में बहुत ज्यादा वीक हैं, हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हैं, हम रीजनिंग में बहुत ज्यादा वीक हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो सकते हो, वो पता होना जरूरी है। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक गलत फहमी में रहोगे कि हमें तो सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता है फिर तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए, फिर हो क्यों नहीं रहा है। तो अपनी वीकनेसेस पता होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना अपनी स्ट्रेंथ पता होना जरूरी है। तो वीकनेसेस से यहां पर मेरा मतलब है कि आपको वीकनेसेस में पता होना चाहिए। अब क्वांट्स अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अपने इतने सालों में के करियर में या इतने सालों के टीचिंग में मिल चुके हैं, हजारों स्टूडेंट मिले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली एक बात बोलते हैं कि सर हम तो क्वांट्स में बहुत वीक हैं क्योंकि हमारा कॉमर्स रहा है बैकग्राउंड, या आर्ट्स रहा है या बायो रहा है। सर ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्वांट्स में वीक हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ बेटा 48 टूजा कितने होते हैं, और आपने कहा सर 96 होते हैं। चाहे तो आपने मल्टीप्लाई करके कहा, चाहे कैसे भी कहा, पता है ना इतना। तो यानी कि आपको क्वांट्स तो आता है ना, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो पता है ना। तो ये कैसे कह दिया कि क्वांट्स नहीं आता। ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्वांट्स में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक मेरे वीक है, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन मेरा वीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती हो, आपको क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम आती हो, स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आती हो, एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम आती हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक वीक हो। अक्सर स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी वीक रहता है, तो हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वीक हो सकता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस वीक हो। तो यह पता होना जरूरी है कि कौन से टॉपिक हमारे वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक हैं, तभी तो उन पर मेहनत कर पाएंगे। अगर पता ही नहीं होगा वीकनेस क्या है तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ का पता होना क्यों जरूरी है? स्ट्रेंथ का पता होना इसलिए जरूरी है कि अब अगर मुझे पता है मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, इंग्लिश में मेरे वोकैब स्ट्रांग है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, अननेसेसरी अपना टाइम बचाऊंगा, उस टाइम को अपनी वीकनेस पर दूंगा। तो स्ट्रेंथ इसलिए पता होनी चाहिए कि कई बार क्या होता है एग्जाम में, मानो कि 3 पोर्शन आ रहे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, और आपको पता चला रीजनिंग करते समय कि रीजनिंग टफ आया है। बाकी स्टूडेंट की शक्ल देखकर भी पता चल गया कि हाँ रीजनिंग तो टफ है, भाई सब रो रहे हैं बैठे हुए। अब वहां पर आपको पता है कि अगर रीजनिंग टफ है और इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है, इंग्लिश मेरा क्या है, स्ट्रांग है, तो यहां पर आप अननेसेसरी तुक्के मारने से बच जाओगे कि सर रीजनिंग होनी है ना, एक काम करते तुक्के मार देते, 35-40 क्वेश्चन के तुक्के मार देते। तो ऐसा नहीं करना है। हमें पता चल गया कि रीजनिंग टफ है, सबके लिए टफ है, इंग्लिश मेरा फोटे है, मुझे आती है अच्छे से, तो अपन इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे। क्वांट अच्छा है, क्वांट में तो एक एग्जाम्पल है ये। बेसिकली स्ट्रेंथ क्यों पता होनी चाहिए उसका एक आंसर किया मैंने कि स्ट्रेंथ पता होना उतना ही जरूरी है जितना पता होना वीकनेसेस जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट्स, बुक और पीडीएफ अरेंज करना।
क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम को फोकस करना है, कर रहे हैं, तो बिना बुक्स के अब सिलेबस पता चल गया, सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे? तो अभी फिलहाल देखा जाए तो बुक्स का दौर जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बुक्स। पीडीएफ आर अवेलेबल फॉर ऑल द बुक्स, सभी बुक्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ देख सकते हैं। नोट्स मिल रहे हैं आपको कहीं से, आप नोट्स अरेंज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अगला टास्क है आपका बुक अरेंज करना, नोट्स बनाना और पीडीएफ अरेंज करना। क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस में आपको नोट्स और पूरी पीडीएफ हम लोग फ्री में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लाइक करके शेयर करना है। जितने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर होंगे 1000, उतनी ही जल्दी आपका बैच स्टार्ट होगा। तो वो थोड़ी सी मेहनत आपने हमको करवानी, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, प्री एग्जाम पर आपको फोकस करना है। कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट, अब पता चल गया सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है पता चल गए, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ भी पता चल गई। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स के हमने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया। अब करना, तैयारी शुरू कैसे करना है प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम है अगस्त में, पता चल गया, अब उसकी प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप है, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए। मैं उस स्केड्यूल की बात नहीं कर रहा जो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं कि पेपर पे लिख लिया 2 घंटे ये पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे सो के उठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे नहाने जाएंगे। वो सब मत कीजिए, कोई नहीं करता है, वो सिर्फ लिखा रह जाता है, पढ़ता वैसे कोई भी नहीं है। आप क्या करिए, आप एक स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बनाइए कि आपने कहा कि क्वांट्स है, मैंने डेली क्वांट्स 2 आवर पढ़ना है। वो 2 घंटे 10 से 12 भी हो सकते हैं, वो 2 घंटे 9 से 10, 11 से 12, 12 से 1, जरूरी नहीं कि आप लगातार 2 घंटे, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है ना। तो मैंने 2 आवर्स 2 घंटे क्वांट्स पढ़ना है डेली, तो वो 2 घंटे आपने चूज करना है। अब अगर टाइम बना लोगे कि मैंने 10 से 12 ही पढ़ना है और 10 बजे मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, पड़ोसी की कॉल आ गई है ना, रिश्तेदार घर पे आ गए, तो वो अब आपने कहा 10 से 12 में पढ़ नहीं पाऊंगा, तो यानी क्वांट उस दिन होगी नहीं ना। तो कोई भी 2 आवर्स पकड़ लीजिए जिसमें आपने क्या करना है, क्वांट्स लगाना है। रीजनिंग 1 आवर लगानी है और इंग्लिश 2 आवर करनी है। अब आप कहोगे सर हम तो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी में तो इंग्लिश की जगह हम हिंदी देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप दे दोगे, इंग्लिश देंगे ही नहीं, हम हिंदी देंगे, बहुत नाइस, कर सकते हो। लेकिन आरआरबी ही थोड़ी ना है जीवन में। इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ आएगा, एसओ आएगा, वहां पर तो इंग्लिश है ना। तैयारी अभी से करनी है, स्पेशल समय आएगा नहीं कि आपको अलग से समय दिया जाएगा कि हाँ बाबू तुमने अब तक आरआरबी की तैयारी करी थी, अब क्लर्क की तैयारी कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इंग्लिश साथ में लेकर चलना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप रोज पढ़ें, अगर आप वीक में उसे 2 घंटे 3 घंटे भी देंगे तो भी आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है, आपको डेली 2 आवर्स करना होगा, अदरवाइज इंग्लिश नहीं बनेगा। ठीक हो गई इतनी बात मेरी। टाइम कौन सा रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, किस सब्जेक्ट पर कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अभी के लिए एक रफ स्केड्यूल बनाया कि एक स्केड्यूल बनाइए जिसमें आपको कम से कम 2 घंटे क्वांट, 2 घंटे इंग्लिश और 1 घंटे रीजनिंग, 5 घंटे का पूरा मेक तैयार करके रखना है। मेक अ स्केड्यूल फॉर एट लीस्ट 5 आवर्स अ डे। स्केड्यूल बन गया। अब एक और चीज अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा लेकर आइए, वो क्या है कि डेली एटलीस्ट 30 मिनट आपको किसी तरीके का वर्कआउट करना है। एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं कि जिम में जाकर 150 किलो वजन उठा रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 30 मिनट 40 मिनट कोई भी किसी भी तरीके का वर्कआउट कीजिए। आप मॉर्निंग में उठकर वॉक कर सकते हो, हल्की सी जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्या होगा इससे, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा ठीक रहेगा, मेमोरी थोड़ी सी शार्प होगी, जल्दी उठने की हैबिट बनेगी, और डेली एक्सरसाइज करने से कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। कंसंट्रेशन पावर से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रीजनिंग सॉल्व करने में, क्वांट सॉल्व करने में, इंग्लिश सॉल्व करने में।
तो दैट्स वाई मैंने यहां पर 30 मिनट एक्सरसाइज को रखा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक्सरसाइज भी हो गया सर, स्केड्यूल भी बना लिया, और क्या करना है, और ये करना है कि डेली मॉर्निंग में अपने आप को कुछ टास्क अलॉट करने हैं। डेली कुछ टास्क अलॉट करने हैं। टास्क का क्या मतलब है कि आज मैंने स्क्वायर्स याद करने हैं 30 तक के। आज मैंने एक चैप्टर लगाना है क्वांट्स का। आज मैंने 50 न्यू वोकैब याद करनी है इंग्लिश की। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इन टास्क अलॉट करने से क्या होगा, आपको पता होगा कि आज मुझे ये भी करना है। और अपने जो डेली के टास्क हैं, डेली के टारगेट्स हैं, जब तक वो पूरे ना हो जाए तब तक डिसाइड कर लीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोना नहीं है जब तक मैंने ये टास्क कंप्लीट नहीं करने हैं। जब ये आदत आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी तब जो तैयारी करने में मजा आएगा वो पहले नहीं आने वाला था। देखो, हर साल वैकेंसी जितनी आ रही है उतनी आती रहेंगी, कम हो जाएंगी भले ही, लेकिन हर साल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, 15 लाख 20 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है उनके, सेलेक्ट लेकिन वही 5,000 10,000 बच्चे हो रहे हैं। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे बहुत कम परसेंटेज निकल कर आएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक पढ़ाया हुआ हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें और जो फेल हो जा रहे हैं किसी वजह से, उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सर एटीट्यूड का, लाइफस्टाइल का। एटीट्यूड से मतलब यहां घमंड से नहीं है, एटीट्यूड से मतलब है कि उन्होंने अपनी तैयारी के लिए, तैयारी के प्रति कैसा एटीट्यूड रखा है। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही सारी चीजें हैं जो मैंने बताई, कि क्या वो डेली टास्क जो वो अपने आप को अलॉट करता है वो क्या उन्हें कंप्लीट कर रहा है। आप सोचकर देखिए, इतने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका अब तक, क्या हजारों बच्चे वो सेलेक्ट हो गए? नहीं, उनमें से कुछ ही हुए। जिनको मैंने पढ़ाया उनमें से फेल भी हुए, पास भी हुए। तो उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड का ही था, कि अगर आप अपनी सक्सेस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपको जरूर 100% सक्सेस मिलेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और चेंजेस के लिए क्या है, छोटी छोटी चीजें अपनाइए, एक स्केड्यूल प्रॉपर फॉलो कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, डेली 30 मिनट वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग, वट एवर यू प्रेफर आप कीजिए। उसके अलावा आप क्या करिए, डेली टारगेट्स लीजिए, डेली टास्क अलॉट कीजिए खुद को, कि आज मैंने एक मॉक लगाना है। तो उस मॉक को जब तक आप नहीं कर लें कंप्लीट तब तक सोइए मत, तब तक रात में डिनर मत कीजिए। जब लगेगी भूख तो आप अपने आप करने लगोगे पढ़ाई, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आप कर सकते हो अपने प्री एग्जाम पर फोकस करने के लिए। रिवाइज बिफोर स्लीप, नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये क्या है, रिवीजन जरूर कीजिए। जो भी दिन में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिए शाम में सोने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने क्वांट में 150 क्वेश्चन लगाए तो फिर से 150 नहीं लगाने। एक बार उसमें जो जो फॉर्मूलाज यूज किए थे, कहीं कहीं पर कोई ट्रिक्स यूज की थी, उन ट्रिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपने स्क्वायर याद किए थे, स्क्वायर सारे रिवाइज कर लीजिए। आपने वोकैब याद की थी, वोकैब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। तो इससे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन पर। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट, प्री एग्जाम पर फोकस कर लिया, अब क्या करें, सिलेबस भी करने लगे। तो नेक्स्ट टास्क जो करना है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना सर कोई सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि आप बिना मॉक टेस्ट के लगाए सक्सेस पालोगे तो बहुत मुश्किल है सर। मॉक से पता चलता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, हम कितना तैयार है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि हम तो सर बिगनर हैं, अभी तो सिलेबस पता चला है, हम मॉक लगाएं कैसे? तो मॉक तब तक नहीं लगाना है जब तक आप अपना एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट ना कर लें। स्टार्टिंग में मॉक लगाने बैठ जाओगे, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाओगे कि हाँ हम तो निकम्मे हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। तो एटलीस्ट अपना 50% सिलेबस क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही मॉक लगाइए। मॉक हमेशा प्री के लगाइए, ऐसे नहीं कि मेंस के मॉक। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि मॉक कौन से परचेज करें। किसी भी अच्छी कंपनी के मॉक परचेज कर सकते हो आप, हमसे भी मॉक परचेज कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा
कि आपने कोई स्पेसिफिक हमसे ही करना है, आप कहीं से जहां से आपको लगे ठीक, आप वहां से मॉक परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? इतना सभी के क्लियर समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। मॉक लगाने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है। मॉक लगाने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि स्टार्टिंग में क्या करना होता है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो जो आपका फर्स्ट वीक होगा उसमें आपने एक मॉक लगाना है। सेकेंड वीक आपका जो रहेगा उसमें आपको 3 मॉक लगाने हैं। वो आप अल्टरनेटिव डेज पे लगा सकते हो, मंडे लगा लिया, वेंसडे लगा लिया, फिर फ्राइडे लगा लिया, फिर संडे लगा लिया, फिर वेंसडे लगा लिया, फिर फ्राइडे, व्हाटएवर। थर्ड वीक अब आपको कम से कम 5 मॉक अब वीक लगाने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके बाद आने वाले जितने भी वीक रहेंगे उसमें आपको 5 मॉक पर वीक लगाते रहना है, जिससे आपको पता चलता रहे, प्रैक्टिस अच्छी होती रहे कि एग्जाम तक हमारा फोकस बना हुआ है। तो मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मॉक के साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हो, वो क्या है, डेली क्विजेस लगा सकते हैं आप। डेली क्विज आप हमारे ऐप से भी लगा सकते हैं, और एल्स डेली क्विज आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आपको डेली क्विज मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी टीम से बोलकर कि प्रोवाइड करना शुरू कर दे। वहां से डेली क्विज लगाइए, रीजनिंग के लगाइए, क्वांट्स के लगाइए, इंग्लिश के लगाइए। उससे क्या होगा, आपके चैप्टर वाइज लगाइए कि आपने आज P&L प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश किया क्वांट में, तो उसके सारे क्वेश्चन लगाने के बाद एक क्विज लगा लिया। ये क्या है, एक्स्ट्रा टच दे देगा आपकी प्रिपरेशन को, तैयारी को। चेरी ऑन द टॉप कहते हैं, दिस इज चेरी ऑन द टॉप, कि एक क्विज लगा लेने से आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्टअप मिल जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो डेली के डेली क्विज लगाइए, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में, इस सेशन में मैंने बात किया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो रहा, प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू में बैठ जाते हैं, नहीं बन पाता। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो सेशन था वो इतना ही था। जाते जाते मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स, सारे दोस्त, सारे अड़ोसी पड़ोसी, पूरे मोहल्ले में बांट दीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का थोड़ा सा भला हो पाए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।